नमस्कार। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी जी। खंडूरी जी अपने आप में भारतीय राजनीति के जाने पहचाने चेहरे हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति के साथ साथ जन सेवा के माध्यम से भारतीय सेना में 36 वर्ष तक सेवा की। इसके बाद 1991 से लेकर आज तक करीब 24 वर्ष से ये जन सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। इन्होंने अपना एक जीवन भारतीय राजनीति और जन सेवा को समर्पित किया है और आज की तारीख में फिर से ये चुने गए हैं सांसद लोकसभा से। तो खंडूरी साहब, आपका देश की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने जीवन के दोनों पक्ष को देखा, सेना को भी देखा, समाज को भी देखा, राजनीति को भी देखा। आप इसे समग्र दृष्टिकोण से आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? मेरा जो सेना का अनुभव है, 2 साल की ट्रेनिंग की और 36 साल मैंने नौकरी की है सेना में, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं अगर अच्छा काम कर पाया हूँ राजनीति में, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी फ़ौज की नौकरी, उसकी ट्रेनिंग, मानसिकता, काम करने के तौर तरीके, स्वस्थवादिता, ये सब वहाँ से आई है। और राजनीति में मुझे बताया गया कि ऐसी जात चलती नहीं है, पर मेरा ये अनुभव है, स्पष्टवादिता करना है तो हाँ कहिए, नहीं करना एकदम ना बोलिए। लोगों को बुरा लगा शुरू में, अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि सीधी बात करना, साफ बात जितने काम करने हैं वो फौज में ऐसा तरीका होता है कि जो बातें कही जो, तो वो चरित्र बन गया। और 36 साल 38 साल बहुत लंबा समय होता है। तो 91 में जब मैं पहली दफ़े बना था लोकसभा में, 6 महीने सेना से निपटने के बाद, मैं सेना से निवृत्त होने के बाद मैं बन गया था। तो मुझे सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो राजनीति में मैं अच्छे काम कर पाया हूँ या जनता की सेवा कर पाया हूँ, वो इसलिए है कि फ़ौज ने मुझको उन चरित्र उस प्रकार मेरा बनाया, वो मेरे आदतें डाली, वो मेरे गुण मुझको दिए, जिससे कि स्पष्टवादिता मैं ला पाया। कोशिश की कि मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य मान के मैंने वो काम किया। उसमें कुछ अच्छे काम हो गए, सफल हो गए, बहुत से काम ना हुए, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने ये धीरे धीरे करके समझा कि अगर मैं किसी कहता हूँ कि बात नहीं होनी है तो वो सचमुच नहीं होती है, अगर मैं कहता हूँ हाँ होती है तो मैं उसकी पूरी कोशिश करता हूँ। मतलब कथनी और करनी में आपने समानता रखी और उसको मेंटेन रखा, बरकरार रखा। मुझे बताया गया था कि राजनीति में नहीं चलता है। जी। आप कहते हैं लोग, बहुत हमारी एक बहुत प्रसिद्ध बात लोग कहते हैं, गुड़ नहीं देते तो गुड़ जैसी बात तो करो। तो मैं भाई अपनी तरीके से कहता था, जब मेरे पास गुड़ नहीं है तो मैं गुड़ जैसी बात नहीं कर सकता। तो शुरू में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे अभी आप जैसे आपने बात कारण से मैं राजनीति में हूँ, 24 साल हो गए हैं अभी, तो लोगों ने समझा। और मैं मुख्यतः यही समझता हूँ कि जो फ़ौज ने मुझे ट्रेनिंग दी है, शिक्षा दी है, जो मेरा चरित्र निर्माण किया है, जो मेरे आदतें बनाई, वो फ़ौज उसके लिए श्रेय है। अब आप पिछली बार मंत्री रहे अटल बिहारी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, 1998 से लेकर के 2004 की जो सरकार रही उसमें आप मंत्री रहे, और सड़क परिवहन मंत्रालय जो रहा आपके पास, और आप 91 से लेकर आज तक सांसद 5वीं बार चुने गए हैं। इस बार भी जब मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा के मोदी जी, पहले कई बातें कही गई, आज मोदी सरकार की जो कार्यकलाप हैं 100 दिन के, उसको किस तरह से आकलन करते हैं? मैं समझता हूँ राकेश जी कि ये देश का सौभाग्य है। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की, अगर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जीत जाते तो आज देश का नक्शा अलग होता। दुर्भाग्य से 10 साल के अंदर बहुत ख़राब बातें हुई, और आज उसी प्रकार मोदी जी ने जो काम शुरू किया है, जिस प्रकार उनका कार्यशैली है, जिस प्रकार उन्होंने 10-12 साल तक गुजरात में अपना कार्यशैली और विकास का काम किया है, तो मैं समझता हूँ बहुत आशा और उम्मीद और उत्साहित लोग हैं, और इसीलिए जहाँ जहाँ हर प्रकार से उनकी बात करें। और मैं समझता हूँ देश का बहुत सौभाग्य है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अपनी पार्टी के पहली दफ़े इतने सालों में कांग्रेस के अलावा कभी मिलता नहीं था, कांग्रेस को पिछले 15-20 साल में नहीं मिला, पहली दफ़े अपना उनका बहुमत मिला। और जिन्होंने शुरू से ही वो काम शुरू कर दिए हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे लोग अपने देश के अंदर हो, जो वो काम कर रहे हैं, मैं बहुत उनसे उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा आशाएँ हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपने कहा कि स्पष्टवादिता, तो मैं भी उनमें देखता हूँ स्पष्टवादिता है। राजनीति में कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन जो कहना सीधे कहना है, मन से कहना है। अभी जैसे प्रकार हो, बच्चों से उन्होंने बात की टीचर्स डे के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में बीजेपी का है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक नागरिक से मैं कह रहा हूँ,
बहुत आशाएं हैं, मुझे उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस दो आशाएं वो पूरी करें। बहुत लंबे समय के बाद देश एक व्यक्ति को देख रहा है जिसके अंदर एक क्षमता है जो इस प्रकार से देश को आगे बढ़ा सकता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। लेकिन इन आशाओं के बीच एक आशा, लोगों की आशा है, करीब 60 वर्ष आपने भारतीय समाज को दिया, उसके विकास में, उत्थान में। उत्तराखंड से इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री नहीं है। नहीं राकेश जी, मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी बात है, इसमें कोई मतलब नहीं है। 5 लोग हम हैं और 543 चुने जाते हैं, 2 नामित होते हैं। तो ये कोई, मैं समझता ये मापदंड मानक होना ही नहीं चाहिए। कहाँ से कितने बनाए नहीं जाने चाहिए। जो लोग डिलीवर कर सकें, जो लोग काम कर सकें, उनको होना चाहिए। बनाया नहीं बनाया उस पर ये मैं समझता हूँ कि इसको ये विषय होना ही नहीं चाहिए कि मोदी जी का काम कार्यशैली कैसी है। ये विषय नहीं होने चाहिए, कोई विषय नहीं है। तो लेकिन अभी चर्चा हुई कि मार्गदर्शक मंडल बनाया गया जो, जिसमें अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी रहे, और एक बात आई कि 75+ जो भी हैं उनको पार्टी में मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। आप हैं, शांता कुमार जी हैं, करिया मुंडा जी हैं, ऐसे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भाजपा के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए। तो उसमें यदि जो अनुभवी लोग हैं वो यदि मंत्रिमंडल में हो तो उसका अनुभव का लाभ मिलता है और देश को भी मिलता है। देखिए, अटल जी के बाद अडवाणी जी हमारे सबश्रेष्ठ नेता रहे। और जब मैं राजनीति में आया था तो डॉक्टर जोशी तो अध्यक्ष थे। जब मैं एंट्री मेरी हुई तो अध्यक्ष के कांडे में बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सम्मान देना चाहिए, इसमें तो कोई शंका किसी को भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मोदी जी को कोई शंका है। लेकिन देश को कैसे चलाना है, क्या बात है। अब आपको आश्चर्य होगा कि 14 लोकसभा तो चुनाव हुए मई में, मैंने पिछले सितंबर अक्टूबर में प्रेस को ही कहा था कि ये सही है, ज़्यादा वृद्ध लोगों को लोकसभा में नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपने ऐसा कहा? मैंने कहा था देखिए ऐसा होना चाहिए कि लोकसभा में इस उम्र से ज़्यादा ना आए और राज्यसभा में इस उम्र से कम न जाएं। क्या बात। तो आप जो इथिक्स कमेटी के जो मेंबर रहे उसका कुछ प्रभाव था? हाउस ऑफ एल्डर जो है ना, वो हाउस ऑफ एल्डर से नाम जाते हैं 45-50 साल ले, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है, मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है भारतवर्ष में शायद सबसे कठिन है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिले में हैं, उसमें जो 4 जिले पूरे 14 विधानसभाओं में से 13 लोग पहाड़ में हैं, 1 मैदान में। तो बहुत घूमना पड़ता है, बहुत सारी कष्ट करना पड़ता है। और इसलिए कुछ उम्र तय होनी चाहिए ना कि भाई ठीक है, इसके बाद आप राज्यसभा में जाइए। पहाड़ का मैदान तो उम्र की तो हिसाब नहीं, मैदान भी देखिए, दिल्ली में आपको MP है, सुबह घूम के जाता है, शाम को घर में खाना आ जाता है। मेरी कंस्टिट्यूंसी में मैंने एकदम हिसाब लगाया था कि अगर मैं सड़क जाऊँ तो मुझे 42 दिन लगते हैं। 42 दिन। ये जब 91-92 में जब मैं आया था तभी मैं जाता, जबकि उस समय 3 विधानसभाएं दे रही थी देहरादून में, तो 11-12 विधानसभा को जाना पड़ता। तो इसलिए उम्र अपना असर करती है, ये करती है। अभी हम नहीं कहते कि जो उम्र होगी, आप पे तो उम्र असर दिख नहीं रही है। नहीं, ऐसा आप कहते अबाउट 80 है, लेकिन लगते नहीं आप। मैं यही कह रहा था ना कि हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को, जैसे मैं फौज में रहा हूँ, कुछ मेरे शारीरिक है, कुछ था, तो ये एक्सेप्शन है ना कि अगर मैं, आप जैसे कह रहे हैं मैं 80 से 80 हो गया और मैं उस प्रकार का आचरण नहीं करता। मैं पहाड़ों में बहुत घुमा हूँ, के लोगों को ताजुब हो जाता कि ये 60-65 साल के लोग तो आते नहीं हैं और ये कहाँ पहाड़ों में। तो वो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन रूल नहीं बन सकता। और इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना हमारे देश में सम्मान दिया जाना चाहिए, आदर दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं तो पहले कर रहा हूँ और मुझे मौका लगा तो मैं इस प्राइवेट मेंबर्स बिल लाऊंगा उसके बाद क्या कि लोकसभा में जमाना दिन क्यों जाना चाहिए। इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ एल्डर्स। आपसे खंडूरी जी ये चर्चा जारी रहेगी कि आप प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे कि ज़्यादा उम्र के लोग, किस उम्र के लोग आएँ या ना आएँ, आपसे चर्चा जारी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।